गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का विषय रसायन शास्त्र, जिसमें पहला लेसन में पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ। यह इस लेसन का पहला वीडियो है और जो यूजर्स नए हैं वो हमारे चैनल्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे आपको कंप्लीट 9th का सिलेबस उपलब्ध होगा। आइए लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं आयतन होता है तथा जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कणों का बना होता है, जैसे लकड़ी, पानी, सोना, चांदी, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं, है ना। अब जानते हैं हम लोग पदार्थ की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, या पदार्थ के कणों के गुण के बारे में जानते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। दूसरा है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील रहते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चौथा है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब सभी पॉइंट्स को बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होती है। सबसे कम किस में होती है? ठोस में होती है ना। ठोस से अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक गैस में होती है। ठीक है। कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं सबसे कम ठोस में होते हैं, ठोस से अधिक द्रव में होते हैं और सबसे अधिक गैस में होते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक गिलास पानी लेते हैं और पानी का माप अंकन कर लेते हैं कि पानी का स्तर कितना ऊपर है। अब इसमें नमक या चीनी डालकर अच्छे से मिलाते हैं। तो जैसे हमने इसमें चीनी डाला और अच्छे से मिलाने के बाद जल का स्तर को मापते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंतर्गत जितने भी रिक्त स्थान है, चीनी उन रिक्त स्थानों को पूर्ति कर दिया। इस वजह से कहा गया है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अगर रिक्त स्थान नहीं होते तो जल का स्तर ऊपर हो जाता। ठीक है। चलिए, दूसरा है हम लोगों का कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि किन में ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है, द्रवों में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है और सबसे अधिक गैसों में होती है। इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ड्रॉप से किसी एक गिलास वाटर में कोई भी रंग को हमने या स्याही को इसमें डालते हैं, तो डालने के बाद यह देखते हैं कि यह स्याही जो है धीरे धीरे पूरे ग्लास में इस तरह से फैलने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इसके कण गति में आ जाते हैं, है ना। तो इससे भी यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच गति होते हैं, जिसमें सबसे कम किस में होती है? ठोस में होती है। ठोस से अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक किस में होता है? गैस में होता है। ध्यान में रखने योग्य बात है। आगे जानते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। सभी पदार्थ एक दूसरे के कण को आकर्षित करते हैं
और यह आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे जानते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम होता है, और सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है। ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक ठोस में होती है, द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम होता है, और सबसे कम गैसों में होती है ना, क्योंकि ठोस के कण में अंतराअणुक आकर्षण बल ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोगों को भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ना है, ये हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें तीन अवस्थाएं हैं हमारा, एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, अब बारी बारी से सभी का डिफिनेशन जानते हैं। ठोस किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, लकड़ी का गुटका, ईंट इत्यादि। ठीक है, ये सब ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थों के गुण के बारे में जानते हैं। सबसे पहला गुण है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा गुण है ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। तीसरा गुण है ठोस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा गुण है ठोस पदार्थ अत्यंत कठोर होते हैं। और पांचवा गुण है ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, ये ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इसके गुण के बारे में ध्यान में रखना है कि ठोस पदार्थ की आकृति आयतन निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, यानी एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, एकदम सटे हुए रहते हैं। तीसरा है ठोस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। चौथा है ठोस पदार्थ अत्यंत कठोर होते हैं। और पांचवा है पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं द्रव किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित होती है वे द्रव कहलाते हैं, जैसे पानी, दूध इत्यादि। अब इनके गुण के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला गुण है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है, द्रव को जिस पॉट में, जिस बर्तन में रखिएगा वह उसी का आकार ले लेगा और हर पॉट का एक आयतन निश्चित होता है। इस वजह से कहा गया है द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु आयतन निश्चित होता है। दूसरा गुण है कि द्रव का घनत्व ठोस का घनत्व से कम होता है, यानी इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तीसरा है कि द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है ना, कि फर्श पे गिर जाने के बाद वह धीरे धीरे उसका पृष्ठ क्षेत्र, उसका जो क्षेत्रफल अधिक हो जाता है क्योंकि इसमें बहाव पाया जाता है। ठीक है, और चौथा गुण है कि द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस से कम होता है ना। चलिए आगे जानते हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में। तो वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होती है पदार्थ की गैसीय अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब आप जानते हैं गैस के गुण के बारे में। तो पहला गुण है गैसों के न तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। ठीक है, दूसरा गुण है कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है। तीसरा गुण है समान वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। चौथा गुण है गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है।
ठीक है। और पांचवा गैस है कि पांचवा गुण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य गुण ध्यान में रखिएगा कि पहला, इसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठोस की तुलना में इसका घनत्व काफ़ी कम होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वो कमरे के ताप से कम होता है। चौथा है, गर्म या ठंडा करने पर गैस क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। और पांचवा है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, फातन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और ठंडा करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, प्लेन कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप इत्यादि को ले सकते हैं, है ना। कि यह विधि में क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः वो द्रव में ना बदले हुए ठोस में बदल जाता है। तो इसी विधि को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कहते हैं। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक पार्सिलेन की एक बेसिन लेंगे, यानी क्या कह सकते हैं चाइना डिश, उसमें थोड़ा अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड को डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद उसको एक कोणीय फनेल या कह रहे हैं इसको जो देख रहे हैं शंकु टीप, इस ये बोल सकते हैं, इसको से ढक दीजिए। ढकने के बाद फनेल के सिरों को उलटकर रख दीजिए और इसके मुंह को कॉटन या कॉक से बंद कर दीजिए। अब इतना करने के बाद बर्तन को बालू उष्मांक पर धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करने पर ये देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो वाष्पित होकर प्रकनली के ठंडे भागों पे बैठता है, एकत्रित होने लगता है ना। तो इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि ऊर्ध्वपातन में यह द्रव में नहीं बदलता है, ठोस से वाष्प में बदल जाता है और वाष्प से ठोस में बदल जाता है। यह क्रिया हम लोग आयोडीन पे भी कर सकते हैं, कपूर पे भी कर सकते हैं और नेप्थलीन पे भी कर सकते हैं। तो इस विधि को ही ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि वाष्पन किसे कहते हैं। तो किसी द्रव के कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं या वाष्पन कहलाती है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है आर्द्रता, ठीक है, दूसरा है द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा है वायु का वेग और चौथा है तापमान। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्द्रता कहने का मतलब है कि वाष्पन का वेग पर वायुमंडल की आर्द्रता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है ना। कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। जितना ज़्यादा आर्द्रता रहेगा जल वाष्प उतना कम होगा, ठीक है। और अगर वायु ड्राई है, शुष्क है, तो जल वाष्प अधिक होगा। दूसरा है द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल। द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि द्रव का सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा, है ना, वाष्पन उतना अधिक होगा। तीसरा है वायु का वेग, ठीक है। हवादार स्थान पर यानी कि जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन बहुत तेजी से होता है और जहाँ कम होता है वहाँ पे वाष्पन कम होता है। और चौथा है आपका तापमान कहने का मतलब है कि द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा, यानी टेम्परेचर। गर्मी के दिनों में देखते हैं कि ज़्यादा वाष्पित होता है नदी, तालाब, समुद्र का वाटर, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। एक और होता है कि द्रव की प्रकृति पे भी वाष्पन का निर्भर करता है। जैसे हम ईथर का क्वथनांक होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और जल का क्वथनांक हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अतः जल की तुलना में ईथर क्या होगा, अत्यधिक तेजी से वाष्पित होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।